दो नेचर लवर भाई जिन्हें की नेचर में रहना और नेचर को एक्सप्लोर करने का पैशन था, वो अनएक्सपेक्टेड एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि गुफा के अंदर एक घातक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। ये गुफा के अंदर गए तो दो भाई थे, लेकिन बाहर वापस केवल एक ही आया। दिस इज द डेंजरस ब्रेकडाउन ऑफ हरमित केव इंसिडेंट। 5 अप्रैल 1999 को रॉबर्ट नाम का एक लड़का, उसका भाई और उसका दोस्त हरमित नाम के एक गुफा के बाहर रात को कैंपिंग कर रहे थे। इन तीनों को नेचर में रहने का काफी शौक था, इसीलिए ये तीनों वहां पर जंगल एक्टिविटीज करने के लिए गए थे। लेकिन उन्हें वहां पर हरमित नाम का एक गुफा दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना आज पहली बार केविंग कर लेते हैं। न्यू व्यूवर्स जिन्हें की ये नहीं पता कि केविंग क्या होता है, तो मैं बता दूं कि गुफा के अंदर जाकर गुफा को एक्सप्लोर करने को केविंग कहते हैं और गुफा को इंग्लिश में केव कहते हैं। ऐसे तो कई हरमित नाम के केव है, लेकिन मैं जिस केव की बात कर रहा हूँ वो यूएसए के ओक्लाहोमा सिटी के फोर्ट गिब्सन लेक के पास वुडलैंड पार्क एरिया में है। सच कहूँ तो जैसे ही इस कहानी का एंड होता है ना, ये अच्छा ही है कि ये गुफा ज्यादा फेमस नहीं हुआ, वरना यहाँ पर लाशों की ढेर लग जाती। देखो 200 मिलियन साल पहले ओक्लाहोमा और उसके आसपास के एरिया एक पुराने समुद्र का हिस्सा थे और पानी से ढके हुए थे। टाइम के साथ पानी कम हुआ और पूरा सूख गया। इसके अलावा जियोलॉजिकल प्रोसेस ने नीचे की जिप्सम लेयर को सरफेस के पास ला दिया। जिप्सम एक नरम और इजी घुलने वाला खनिज है, इसीलिए टाइम के साथ पानी ने रास्ता बनाया और ओक्लाहोमा और उसके आसपास की गुफाएं बन गई। क्योंकि वहां पर खनिज जमा थे, इसीलिए कुछ गुफाओं में बड़े और खूबसूरत क्रिस्टल फॉर्मेशन बन गए, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। लेकिन हरमित केव इसके बिल्कुल अपोजिट है। गुफा का एंट्रेंस बस मिट्टी से ढका हुआ है, 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा। रात को वहां पर कैंपिंग करने के बाद जब सुबह हो जाती है तो रॉबर्ट और उसके भाई के साथ जो दोस्त आया था उसे काम पर जाना था, इसीलिए उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। लेकिन रॉबर्ट और उसका भाई उसके साथ जाने की बजाय गुफा को एक्सप्लोर करना चाहते थे, खास करके रॉबर्ट जो कि पहली बार केविंग कर रहा था। इन दोनों भाइयों का ये डिसीजन आगे चलकर एक डिजास्टर साबित होने वाला था, और वो भी ऐसा डिजास्टर जो इनकी फैमिली सदियों तक याद रखेगी। ये दोनों भाई हरमित केव के अंदर जाकर ये देखना चाहते थे कि ये गुफा कितना गहरा है। क्योंकि ये इनकी पहली केविंग थी, इसीलिए इनको ज्यादा पता नहीं था कि इन्हें करना क्या है और किस चीज से बचना है। रॉबर्ट ने बस पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके पास सिर्फ एक फ्लैश लाइट थी, ना ही कोई हेलमेट और ना ही कोई बैकअप लाइट। उसे शायद गुफा के अंदर खराब हवा के बारे में पता नहीं था। ये तब होता है जब गुफा में एयर सर्कुलेशन खराब होता है और अंदर की हवा लंबे समय तक सांस लेने लायक नहीं होती। रॉबर्ट और उसका भाई एंट्रेंस से रेंग कर गुफा के अंदर जाते हैं। दोनों भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, बट दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे, गुफा का रास्ता और ज्यादा ही पतला और टाइट होता जा रहा था। रॉबर्ट का भाई डर जाता है क्योंकि उसको ये गुफा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसीलिए वो अपने भाई रॉबर्ट को बोलता है कि हमें इस गुफा से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो अपने भाई की बातों को टाल देता है और गुफा के अंदर घुसते जा रहा था। फाइनली रॉबर्ट एक छोटा और टाइट रास्ते में गया जो और भी ज्यादा पतला लग रहा था। फिर वो 50 फीट और अंदर चला गया। उसे वहां पर एक और 100 फीट का रास्ता दिखाई दिया, इसीलिए वो उस रास्ते के अंदर भी घुस गया। इस पॉइंट पर रास्ता इतना पतला और टाइट हो गया था कि रॉबर्ट ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन रॉबर्ट के मन में एडवेंचर का भूत घुसा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। वो बस मजे मजे में गुफा के अंदर बने रास्तों में घुसता जा रहा था। कई मिनटों तक रास्ते में चलने के बाद उसे 150 फीट का एक और रास्ता दिखाई दिया। रॉबर्ट इस रास्ते के अंदर भी घुस गया, बट ये ऐसा रास्ता था जहां उसे सबसे ज्यादा स्क्वीज होना पड़ा। वो अपनी बॉडी को जैसे तैसे एडजस्ट करके अंदर घुसता जा रहा था। रॉबर्ट को लगा वो जिस रास्ते में जा रहा है ना, वो आगे जाकर थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ेगा और आगे चलकर वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा। तो एक पल सोचने के बाद उसने रास्ते से स्क्वीज होकर आगे निकलने की कोशिश करी। पहले तो उसने अपने हाथ साइड में रखकर अपने शरीर को आगे धकेलने की कोशिश करी। रास्ता थोड़ा सीधा जाकर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ था। रॉबर्ट बिना सोचे उस टेढ़े रास्ते में घुस गया, बट ये रास्ता डेड एंड था। रॉबर्ट बहुत कोशिश करता है उस रास्ते से निकलने के लिए, लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद रॉबर्ट रुक गया। उसने रियलाइज किया कि वो पूरी तरह से फंस गया है। उसका हाथ पेट के पास था और उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साथ जो सबसे बुरा हुआ था
वो ये हुआ था कि उसका फेस नीचे की मिट्टी में थोड़ा सा घुस गया था। अगर आपने नट्टी पट्टी केव इंसिडेंट देखा है तो उसके अंदर जॉन एडवर्ड जोनेस जिस तरह फंसता है ना, सेम उसी तरह रॉबर्ट भी फंसा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद जब रॉबर्ट अपने आप को नहीं निकाल पाया तो उसके भाई ने उसको निकालने की कोशिश करी, लेकिन उसका भाई या तो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था या फिर उसको निकाल नहीं पा रहा था। तो कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उसका भाई हेल्प लेने के लिए गुफा से बाहर निकल पड़ा। इसी वजह से उसका भाई रॉबर्ट को उल्टे पोजीशन में छोड़ के गुफा से बाहर निकल गया रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए। रेस्क्यू टीम और पैरामेडिक्स थोड़ी देर बाद गुफा के पास पहुंचे। रॉबर्ट का भाई उन सबको छोटे से ओपनिंग से लेकर गुफा के अंदर गया, लेकिन जब रेस्क्यू टीम उस रास्ते के अंदर घुस रही थी जिस रास्ते के अंदर रॉबर्ट घुस के गया था, तो रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कत हो रही थी रास्ते में सिकुड़ कर घुसने में। वो लोग हैरान हो गए थे कि रॉबर्ट जो कि पहली बार केविंग कर रहा था वो इन रास्तों के अंदर घुस कैसे गया। अगले कुछ घंटों तक टीम ने मिट्टी और पत्थरों को हटाकर एरिया को चौड़ा किया ताकि वो रॉबर्ट तक पहुंच सके और उसको निकाल सके। और उन्हें पूरे टाइम गुफा के अंदर हवा पंप करना पड़ा क्योंकि गुफा के अंदर एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके अलावा गुफा के अंदर जाने वाले सबसे पतले रेस्क्यूअर को भी आधे रास्ते में सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फाइनली कड़ी मशक्कत करने के बाद रेस्क्यूअर दोपहर के 3 बजे रॉबर्ट तक पहुंच गए। इस टाइम तक रॉबर्ट को गुफा के अंदर फंसे 5 घंटे हो गए थे और दुख की बात ये थी कि वो मर चुका था। उसका फेस कीचड़ की तरफ डाउन हो रखा था और ऐसा लगता है कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। उसकी बॉडी को फाइनली गुफा से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा था कि खराब एयर क्वालिटी की वजह से वो बेहोश हुआ था या फिर वो कीचड़ से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया था और कीचड़ के अंदर दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। बट जो भी हो, एक खराब डिसीजन ने रॉबर्ट की जान ले ली और उसकी फैमिली को एक ऐसा सदमा दे दिया जो कि उसकी फैमिली जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। इमेजिन करो कि आप एक अमीर आदमी हो, आप एक बड़े से घर में रहते हो, आपके पास महंगी गाड़ियां हैं, आप एक शानदार लाइफ जी रहे हो, ऐसी लाइफ जो कि कई लोगों का ड्रीम है। आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, आप अच्छा खाना खाते हो। इन शॉर्ट आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जिससे कि आप लंबे समय तक जियोगे और मौत का आपके आसपास तक आना मुश्किल है। लेकिन क्या हो, आप जाने अनजाने में खुद ही मौत के पास चले जाओ। ऐसा ही इस रियल इंसिडेंट में इन 4 दोस्तों के साथ होता है। ये गए थे गुफा के अंदर नए रास्तों ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें मिला मौत का रास्ता। कैनेडियन रॉकीज में सबसे ऊंचा और सबसे इम्प्रेसिव पहाड़ माउंट रॉबसन है। माउंट रॉबसन से कुछ माइल्स ईस्ट में एक और पहाड़ है जिसका नाम है ट्रू माउंटेन। ये माउंटेन आपको ऊपर से देखने में नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक चीज है। इस पहाड़ी एरिया से गुजरने वाली एक ही रोड है, येलो हेड हाईवे। ये हाईवे खुद ही 3000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से लगभग 4000 फीट ऊपर ट्री माउंटेन के साइड में कनाडा की दूसरी सबसे गहरी केव है जिसका नाम है आर्कटिमस। ये केव 1760 फीट की गहराई के साथ ये दुनिया की सबसे गहरी केवों में से एक है और ये न सिर्फ साइज में बहुत मैसिव है बल्कि इस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। आपको पैदल हाईवे पे चलना पड़ेगा या फिर जंगल और पहाड़ से 20 किलोमीटर हाइकिंग करना पड़ेगा जिसमें अक्सर कई दिन लग जाते हैं। इसी वजह से हेलीकॉप्टर से आना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ओब्वियसली ये बहुत ज्यादा ही कॉस्टली है। इसके अलावा भले ही आर्कटिमस अपनी गहराई के लिए फेमस है, लेकिन इसके अंदर जाना ही बहुत मुश्किल है। नीचे उतरने का रास्ता 2 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले केवर को जो कि केव के अंदर जाते हैं उन्हें एंडलेस क्लाइम नाम का सेक्शन पार करना पड़ता है। इस सेक्शन का ज्यादातर हिस्सा बहुत ज्यादा ही स्लीपी और पूरी तरह से सीधा है। आप जितना नीचे जाते हैं गुफा उतना खतरनाक होता जाता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि केवर्स को गुफा के अंदर ऐसी जगहों से गुजरना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा ही रेपल होते हैं और इनमें से तो कई जगहों पर पहाड़ और ग्लेशियर से आने वाला बर्फ वाला पानी भी भरा रहता है। 17 अक्टूबर 1991 की दोपहर को 4 दोस्त रिक ब्लैक, क्रिस जिमरमैन, ह्यूगो मलिक और रॉन रसेल, इन चारों ने आर्कटिमस केव के एंट्रेंस तक एयरलिफ्ट होने की तैयारी की। ये चारों ही आदमी एक्सपीरियंस्ड केवर थे। ये चारों ही लोग अमीर थे और अच्छी लग्जरी लाइफ जीते थे। हेलीकॉप्टर ने इन चारों को आर्कटिमस केव के एंट्रेंस के बाहर उतारा। उस टाइम हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होता था, लेकिन इन चारों के लिए ये नॉर्मल बात थी। इन चारों ने बिना टाइम गवाए वहाँ पर एक बेस कैंप लगाया और 2 ग्रुप में बट गए। पहले ग्रुप में क्रिस और रिक थे और दूसरे ग्रुप में रॉन और ह्यूगो। सबसे पहले क्रिस और रिक केव के अंदर गए और फिर इसके 3 घंटे बाद रॉन और ह्यूगो उनके पीछे गए। इन चारों ने केव के अंदर एक जगह मिलने का प्लान बनाया था।
अगले कुछ घंटों तक वो गहरे और गहरे गुफा के अंदर जाते रहे। रात के 11:30 बजे जब वो लगभग 1300 फीट की गहराई तक पहुंचे तो वो रेफ्रेजर नाम के एक वर्टिकल शाफ्ट तक पहुंचे। रेफ्रेजर के एज से नीचे जमीन तक लगभग 29 फीट की दूरी है, जो पूरे गुफा में सबसे ज्यादा डराने वाला ड्रॉप है। लेकिन जो इस चीज को और ज्यादा ट्रिकी बनाता है वो है बर्फ जैसा ठंडा वाटरफॉल, जिसमें केवर को रेपल करके नीचे जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। इसे पार करना वो भी बिना भीगे हुए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी एक बार सिक्योर होने पर वो एक एक करके रेफ्रिजरेटर से नीचे उतरे। जब वो नीचे पहुंचे तो अगले सेक्शन में उतरने के लिए गए। जब रिक की बारी आई तो उसने रस्सी पकड़ी, एक फाइनल सेफ्टी चेक किया और एज के अक्रॉस स्लोली मूव किया। फिर जब रस्सी पे रिक का शरीर का पूरा वजन आया तो रस्सी ढीली हो गई। रिक को ये नहीं पता था कि उसने जहाँ रस्सी बांधी है वो एक बेड रॉक नहीं बल्कि एक अनस्टेबल यानी कि इधर उधर होने वाले 400 किलोग्राम का पत्थर है। जब रिक ने ज्यादा मूव करना शुरू किया तो उसके वजन के वजह से वो पत्थर मूव हुआ और रिक के ऊपर गिर गया। रिक का पेल्विस उस पत्थर ने तोड़ दिया, इसी वजह से रिक बेहोश हो गया। बाकी लोग जल्दी से रिक की तरफ दौड़े, बट रिलीफ की बात ये थी कि रिक जिंदा था, लेकिन उसकी चोट का दर्द बहुत ज्यादा था। जब वो होश में आया तो वो अटक अटक के बात कर रहा था। उसके दोस्तों को ये नहीं पता था कि रिक को कहाँ कहाँ चोटें आई है, लेकिन कम से कम रिक का पेल्विस तो जरूर टूटा हुआ था। पेल्विस शरीर के निचले हिस्से में स्थित हड्डियों का एक समूह है जो कि रीढ़ की हड्डी और पैरों की हड्डी को जोड़ता है। यही पेल्विस पूरे बॉडी का भार उठाता है। रिक का पेल्विस टूटने की वजह से उसका खुद से चल के बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल था। रिक को बहुत सीरियस मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। रिक के दोस्तों के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो रिक को जैसे मर्जी करके बाहर ले जाने की कोशिश करे, या फिर एक बंदा रिक के पास रुके और 2 लोग केव से बाहर निकलकर हेल्प लेके आए। पहले तो उन्होंने रिक को पकड़कर पैरों से चलाने की कोशिश करी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद रिक दर्द के मारे चिल्ला पड़ा। बिना प्रॉपर स्ट्रेचर के वो रिक को केव से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए कुछ न कर पाने की वजह से उन्होंने ऑप्शन 2 पे काम किया। क्रिस रिक के साथ रुका और ह्यूगो और रोन हेल्प लेने के लिए गुफा से बाहर निकलने के लिए चले गए। अब ये आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा कि ये दोनों गुफा से बाहर निकल जाएंगे और रेस्क्यू टीम को बुलाकर लाएंगे, लेकिन ये मिशन इतना आसान भी नहीं था, बल्कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। आर्टिमस केव से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा काम था। पहाड़ से आने जाने का एक ही फास्ट तरीका था, वो था हेलीकॉप्टर, लेकिन ह्यूगो और रोन के पास पायलट से कॉन्टेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने के लिए उन्हें गुफा से बाहर चढ़ना था। फिर हाईवे तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना था और हाईवे तक पहुँचकर किसी को रोक के हेल्प मांगनी थी। इन दोनों को गुफा से बाहर निकलने में ही लगभग 5 घंटे लग गए और फिर जब वो फाइनली हाईवे तक पहुंचे तब तक रिक और क्रिस को गुफा में छोड़े 14 घंटे हो चुके थे। हाईवे पर किसी से मदद न मिलने की वजह से वो लोग जंगल में चलते रहे। उन दोनों के जाने के बाद क्रिस रिक के पास बैठ गया ताकि जितना हो सके वो उसको गर्म रख सके। उस गहराई पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था और हाइपोथर्मिया होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और तो और इनकी सिचुएशन को खराब करते हुए मैं बता दूं कि वो लोग बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए थे। अपनी लाइट को सेव करने के लिए उन दोनों ने अपनी हेड लैम्प को बंद कर दिया। वो दोनों ठंड के मारे कांपते हुए बैठे हुए थे और अपनी हेल्प आने का वेट कर रहे थे। फाइनली हुगो और रोन 18 अक्टूबर की दोपहर को पहाड़ के नीचे RCMP टीम के पास पहुंच गए, जो कि एक तरह की पुलिस ही है। जैसे ही RCMP टीम को रिक के बारे में पता चला, उन्होंने कई फ्रंट्स पर काम करना शुरू कर दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 3 हेलीकॉप्टर को वैनकवर्स आइलैंड के पास भेजा, जहाँ रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग हो रही थी। हेलीकॉप्टर से उन सबको रिक को बचाने में मदद करने के लिए लाया गया। बहुत जगह से रेस्क्यू केवर्स भी अपनी हेल्प ऑफर कर रहे थे रिक को बचाने के लिए। 19 अक्टूबर की सुबह इंसिडेंट के लगभग 36 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर ने कुछ रेस्क्यूअर्स को गुफा के पास उतारा और फिर और ज्यादा रेस्क्यूअर्स को लाने के लिए वापस चला गया। सबसे पहले इन रेस्क्यूअर्स ने गुफा के थोड़ा अंदर घुसकर एक बहुत बड़ा टेंट लगाया। दुर्भाग्य से रिक और क्रिस को नहीं पता था कि गुफा के बाहर उन तक पहुंचने के लिए कितनी एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए 19 अक्टूबर की सुबह उनकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। उनका कांपना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और तब तक क्रिस, जिसे कोई चोट नहीं आया था, लेकिन रिक के साथ रुकने की वजह से उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। लगभग 30 घंटे बाद रिक ने क्रिस से कहा कि वो भी गुफा से बाहर चला जाए, क्योंकि अगर वो उसके साथ यहाँ पे रुका रहेगा तो दोनों ही मर जाएंगे। पहले तो क्रिस ने मना कर दिया कि वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन रिक के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद क्रिस एक पल के लिए सोचा, लेकिन अचानक क्रिस ने अपना गियर उठाया और रिक को कहा कि वो उसके लिए हेल्प लेकर जरूर वापस आएगा और उसको सही सलामत घर ले जाएगा। दोपहर के आसपास जब क्रिस केव के आधे रास्ते में पहुंच गया था तो उसको एक रास्ते में आगे हेडलैम्प जलता हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यूअर का पहला ग्रुप गुफा के काफी अंदर तक आ चुका था।
और जब उन्होंने क्रिस को देखा तो वो उसकी तरफ दौड़े। क्रिस ने उन्हें बताया कि वो ठीक है और उसने रिक की कंडीशन के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो गुफा के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता रहा। फिर फाइनली दोपहर में क्रिस गुफा के एंट्रेंस से बाहर निकल गया। फिर इमरजेंसी टीम ने उसको देखा और उसको हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बैठाकर हॉस्पिटल ले गए। और उसी समय के आसपास मेडिकल इक्विपमेंट्स, हीटिंग पैड्स और सूखे कपड़े लेकर जाने वाले रेस्क्यूअर फाइनली रिक तक पहुंच गए। लेकिन वो बहुत लेट थे। उनके आने से थोड़ी देर पहले ही रिक की मौत हो चुकी थी। ये न्यूज फाइनली रेस्क्यू टीम तक पहुंची और गुफा के बाहर खड़े कई लोग रोने लगे, क्योंकि केविंग कम्युनिटी बहुत छोटी है और उनमें से कई लोग रिक को अच्छे से जानते थे और कई लोग तो रिक को अपना आइडल मानते थे। रिक का रेस्क्यू मिशन अब उसकी बॉडी रिकवरी मिशन बन चुका था। रेस्क्यूअर को 2 दिन और लगे, जिसमें 10-10 लोगों की कई टीमों ने रिक की बॉडी को केव से बाहर निकाला। जब उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो कोनर नाम के एक डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कोई भी पल नहीं था जिसमें कि रिक इस इंसिडेंट से बच सकता था। जब उसके ऊपर पत्थर गिरा था तभी उसकी किस्मत सील हो गई थी। पत्थर ने रिक की बॉडी को बहुत ज्यादा ही डैमेज कर दिया था, जिसमें उसके ऑर्गन्स भी शामिल थे। और उसकी मौत ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया से नहीं हुई थी, बल्कि चोट लगने की वजह से ही हुई थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर वो केव से बाहर निकल के हॉस्पिटल आ भी जाता तब भी उसकी मौत आनी तो फिक्स थी। आज तक आर्कटिमस केव के अंदर हुआ ये रेस्क्यू कनाडा की हिस्ट्री में सबसे एक्सटेंसिव है। एक अमीर आदमी जो कि एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीता था, वो अपनी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मर गया। इसीलिए कहते हैं कि भले ही आप अमीर हो या फिर गरीब हो, कुछ नहीं पता कब मौत आपको गले लगा ले। हर एक दिन हमारे लिए गिफ्ट है और इस दिन को अच्छे से जियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।